नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका बाबा हिस्ट्री वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जाति श्रृंखला विशेष, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश की एक अद्भुत सी जनजाति को देखेंगे, जिसकी एक अलग ही विशेषता देखने को हमें मिलती है। और मध्य प्रदेश की प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से किस प्रकार प्रश्न डिजाइन होते हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे, और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हम सविस्तार चर्चा करेंगे। साथियों, ये श्रृंखला लगातार चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारी जनजातियों को कवर करवा दिया है। लगभग अब कुछ एक जनजाति बची है और ये श्रृंखला अपनी समाप्त हो जाएगी। इसी के बाद में एक विशेष टॉपिक को वापस लेकर आएंगे और ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी। इसी के साथ हमारे इस चैनल पर बने रहें, और जो भाई नए आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक माइक भी करते रहें। तो साथियों, आज हम मध्य प्रदेश की एक विशेष जनजाति को देखेंगे। उस जनजाति का नाम है उराव जनजाति। उराव जनजाति साथियों, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये भारत में भी पाई जाती है। भारत के अनेक क्षेत्रों में जनजातियों की बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं ये जनजाति पिछड़ी है, और इसी की पिछड़ी तो है ये, लेकिन मध्य प्रदेश में इस जनजाति का निवास स्थान भी है, और मध्य प्रदेश में इस जनजाति का बहुत सारी कला संस्कृतियों में योगदान भी रहा है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जैसे कि मध्य भारत क्षेत्र में, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो मध्य क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, मध्य भारत में। और इसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश में बात करेंगे इस जनजाति के बारे में, तो ये मालवा यानी कि मध्य मालवा क्षेत्र में लगभग ये जनजाति पाई जाती है। तो आइए जनजाति के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि ये जनजाति है क्या, इसका क्या योगदान रहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले उराव जनजाति। उराव जनजाति को अगर हम देखते हैं तो उराव जनजाति को मध्य प्रदेश के नक्शे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के नक्शे में उराव जनजाति का कहाँ पर लोकेशन है। तो ये है मालवा क्षेत्र। इस मालवा क्षेत्र में यहाँ पर पड़ती है कौन सी, उराव जनजाति। अब उराव जनजाति मध्य प्रदेश के मैप के मध्य में, जैसे कि मालवा के मध्य में पाई जाती है, यानी कि बीच सेंटर एरिया में। अब यहाँ पर कौन कौन से जिला आ जाएंगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ इंदौर, देवास, जिसके बाद में इधर धार लग जाएगा, जिसके बाद में इधर सीहोर लग जाएगा। ये 5-6 ऐसे जिले हैं जहां पर इनकी कुछ मात्रा पाई जाती है उराव जनजाति की विशेष तौर पर। अब मध्य भारत क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। स्टार्टिंग का यही पॉइंट है कि मध्य भारत क्षेत्र में उराव जनजाति पाई जाती है, तथा द्रविड़ परिवार की ये जनजाति है, अपने आप को द्रविड़ियन मानती है। क्या मानती है? द्रविड़ियन, यानी अति प्राचीन समय की जनजाति को ये मानते हैं। ये स्वयं कौन सी जनजाति परिवार की? द्रविड़ परिवार समुदाय की जनजाति। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ से एक सिंपल प्रश्न ये बनेगा कि उराव जनजाति कौन से परिवार समूह की जनजाति है? तो उराव जनजाति द्रविड़ियन भाषा परिवार समूह की जनजाति। और उराव जनजाति स्वयं को कुरुक या कुडुक कहते हैं। क्या ये अपने आप को क्या कहते हैं? कुरुक या कुडुक कहते हैं। मतलब कि उराव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? कुरुक या कुडुक। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में बना है कि उराव जनजाति स्वयं को क्या मानते हैं, तो और ये क्या कहते हैं, तो कुरुक या कुडुक। दूसरा, ये अपना एक घर रहता है, जैसे कि अपनी भील जनजाति में और अनेक जनजाति में हमने देखा किसी ने परहा कहा, किसी ने कू कहा। तो ये क्या कहा? उराव जनजाति अपने ग्राम को क्या कहेंगे? परहा। क्या कहेंगे? उराव जनजाति अपने ग्राम को कहेंगे परहा। क्या कहेंगे? परहा। इसी प्रकार हमने भील जनजाति में बताया था, और जिसके बाद में शहरी जनजाति में भी बताया था। तो उन जनजातियों में अलग अलग अपने जो निवास क्षेत्र स्थान रहता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आगे बात समझ। दूसरा, मध्य प्रदेश के ये मध्य मालवा क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे कि हमने पहले नक्शे में बताया है कि मध्य प्रदेश के मध्य मालवा क्षेत्र में इस जनजाति का निवास स्थान है। कौन सी जनजाति का निवास स्थान है? तो उराव जनजाति का निवास स्थान है। दूसरी, अन्य नाम इनका। अब इसी जनजाति को और अन्य कौन कौन से नाम से जानते हैं, जहां से परीक्षा क्वेश्चन पूछ लेती है, यानी कि परीक्षा यहां से प्रश्न बना देती है कि उराव जनजाति को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है। 3 नाम और कोई से दे जाते हैं, और एक नाम इनमें से कोई सा मिल जाएगा, जिसमें धांगड़, धनिका और किसान। कौन सा? धागड़, धनिका, किसान। एक बार और रिपीट करेंगे, धागड़, धनिका और किसान। इन तीन नाम से उराव जनजाति को और भी अन्य क्षेत्रों में जानते हैं। दूसरी बात हो गई
कि अब अगर ये जनजाति है तो इनके कोई देवता विशेष होंगे, ये किसी देवी देवताओं की तो पूजा करते होंगे। जैसे कि हमने हर जनजाति में उनका धार्मिक पक्ष को जानने का प्रयास किया है और कुछ हद तक हमने उसको जाना भी है। तो यहाँ पर उराव जनजाति का कौन से देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, कौन किस देव को अपना विशेष देव मानते हैं तथा किसको अपने सबसे सर्वाधिक महत्व देते हैं, तो ये एक देवता को मानते हैं, एक देवता है इनका, और इन देवता का नाम क्या है? धर्मेश। धर्मेश क्या होता है सर? धर्मेश जैसे कि भगवान सूर्य का ही एक नाम है। सूर्य देवता को ये अपना इष्ट देव मानते हैं, लेकिन उन देवता को एक अलग उन्हें नाम दे रखा, धर्मेश। जैसे कोई देवता है, हनुमान जी का मंदिर है कोई सा, अब कहीं पर उनको बोलते हैं गड़ी वाले बाबा, गड़ी वाले हनुमान मंदिर, कहीं पर बोलते हैं टेगरी वाले हनुमान मंदिर, कहीं पर बोलते हैं पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर। यानी कि वहां पर देवता तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, कौन? महावीर स्वामी हनुमान जी। लेकिन उस क्षेत्र विशेष के नाम पर उनका नाम पड़ गया गढ़ी वाला हनुमान, गढ़ी वाला हनुमान, बागेश्वर हनुमान। जैसे कि गढ़ी, बागेश्वर, ऐसे कुछ नाम, अनेक अनेक नाम उनके पड़ गए हैं। तो यहाँ पर इनका एक देवता है, देवता का नाम तो भगवान सूर्य है, इनकी सूर्य की आराधना करते हैं, लेकिन उनका एक नाम, अलग ही नाम रख रखा है इन्हें, धर्मेश। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि उराव जनजाति निम्न में से किस देवता को मानती है, तो उसमें नाम दिया होगा धर्मेश। क्या? धर्मेश, ना कि दूल्हा देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव, सालबाई, ये कोई नाम नहीं मिलेगा, मात्र एक ही नाम याद रखना है, धर्मेश। और धर्मेश का ही एक नाम और है सूर्य भगवान, सूर्य भगवान का ही नाम क्या है? धर्मेश। आगे बात सुन, ये पॉइंट हमने देखा। इनका एक युवा ग्रह होता है। युवा ग्रह का मतलब क्या होता है? युवा ग्रह एक ऐसे ग्रह को कहते हैं जिसमें जो युवा अवस्था में बालक बालिका रहती है उनको एक साथ रुकने की अनुमति रहती है। यानी कि ऐसा माना जाता है, इनका कुछ मान्यता है, ऐसा तो पता नहीं सत्य है या असत्य है, लेकिन कुछ मान्यता और कुछ पुस्तकों के अनुसार मैं बताता हूँ कि क्या है चीज। युवा ग्रह एक ऐसे ग्रह को कहते हैं जिसमें कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं उस समुदाय के, तो उनको उनकी शादी से पहले उनको एक बालक तथा बालिका दोनों को एक साथ रुकने की अनुमति दी जाती कुछ समय के लिए। यानी कि वो दोनों एक दूसरे को जाने, पहचाने और समझे, इसलिए इनको एक दूसरे के साथ रुकने की अनुमति दी जाती है। और उसी जहां पर इनको रुकने की अनुमति दी जाती है, जहां पर इनको ठहराया जाता, उस स्थान को क्या कहा जाता है? धूम कोरिया। क्या कहा जाता है? धूम कोरिया कहा जाता है। जैसे कि अब आप हमें बताओगे कमेंट के माध्यम से कि भेल जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, बेगक जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है। इस प्रकार आप हमें ये आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज ये क्या हो गई, अब इनका मुखिया, यानी कि मुखिया कौन होता है? गांव का पटेल। तो यहाँ पर गांव के पटेल या मुखिया को कहा जाता है महतो। क्या कहा जाता है? जैसे कि हर गांव में कोई ना कोई एक व्यक्ति रहता है, हम देखेंगे आगे चल के कि कौन सी जनजाति में क्या बोला जाता है, कौन सी में क्या बोला जाता है। एक जगह हमने फैक्ट लिख रखे हैं। तो यहाँ पर गांव के मुखिया को बोला जाता है महतो, और जो पुजारी रहता है, पुजारी को बोला जाता है बेगा। क्या? जो पूजा पाठ करने का काम करता है गांव की, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बेगा बोला जाता है। अब इस जनजाति की क्या अद्भुत सी विशेषता थी जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि क्या एक अद्भुत सी विशेषता है जिसको हम जानेंगे। तो इस जनजाति की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपनी गोत्र, क्या ये अपनी गोत्र पशु पक्षी जंगली जानवरों के नाम के आधार पर रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई सा पक्षी हो गए तोता, तो तोता गोत्र की, कोई सा पक्षी हो गए कबूतर, तो कबूतर जैसे गोत्र, और कोई सा पशु हो गया शेर, तो शेर गोत्र, कोई सा पशु हो गया भालू, तो भालू गोत्र, कोई सा फल हो गया आलू, तो आलू गोत्र। ऐसा नहीं है, यानी कि पशु पक्षी के आधार पर ये अपनी गोत्र का निर्धारण करते हैं, जिसे टोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा उसके बारे में सुनिएगा कि उराव जनजाति निम्न में से किसके आधार पर अपनी गोत्र विशेष का निर्धारण करते हैं? फलों के नाम पर, फूलों के नाम पर, पशु पक्षियों के नाम पर, या किसी ग्राम स्थान विशेष के नाम पर। तो प्रश्न का उत्तर हमारा क्या बनेगा? पशु पक्षियों के नाम पर। और एक और प्रश्न क्या बनेगा कि उराव जनजाति अपनी गोत्र का निर्धारण पशु पक्षी के आधार पर करते हैं, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धूम कोरिया, घूम कोरिया, टोटम, ऐसा कुछ 3 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन दे दिए ये टोटम। तो अपने को क्या बोलना है? टोटम लिखना। इस प्रकार यहां से क्या प्रश्न डिजाइन होंगे।
दूसरी चीज ये हो गई, अब ये कोई ना कोई नृत्य करते हैं। नृत्य क्या करते हैं, जब धार्मिक उत्सव हो, किसी शुभ अवसर पर ये नृत्य भी करते हैं, गायन भी करते हैं। तो एक सबसे फेमस इनका नृत्य होता है, सबसे प्रसिद्ध नृत्य होता है। तो कौन सा नृत्य है, तो सबसे प्रसिद्ध नृत्य घुड़िया नृत्य। कौन से नृत्य, घुड़िया, ना कि घोड़ा नृत्य। देखो अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं। अब शादी विवाह का सीजन है, शादी विवाह में क्या करते हैं, दूल्हा के लिए लाता है घोड़ा। क्या लाते हैं, घोड़ा लाते हैं बैठने के लिए, यानी कि उसकी बनोरी मनोरी निकालने के लिए क्या लाते हैं, घोड़ा लाते हैं। अब घोड़ा लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको वहां पर डांस भी करवाते हैं। कहीं कहीं कभी डिमांड आ जाती है कि इस घोड़े को नचा कर बताओ, तो वो कैसे नाचता है, घुड़िया की तरह नाचता है। क्या नाचता है, ऐसा नाचता है कि उड़ उड़ जाता है, घुड़िया नाचता है। क्या करता है, उड़ उड़ जाता है, घुड़िया नाचता है। उड़ उड़ से मतलब बन जाएगा उड़ाव, और घुड़िया से बन जाएगा घुड़िया नृत्य उनका। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपनी स्वयं की भी ट्रिक हो सकती है। ट्रिक आप कोई सी भी बनाओ, कैसी भी बनाओ, किसी आलू चालू के नाम पर बनाओ, पड़ोसी के नाम पर बनाओ, किसी दुश्मन के नाम पर बनाओ, लेकिन ट्रिक ऐसे बनाओ कि अपने को चीज याद रहनी चाहिए। आ गई बात समझ में। और जब तक ट्रिक नहीं फंसाओ कुछ ना कुछ पॉइंट में दिमाग में, तो तब तक याद ही नहीं आए। कभी कभी होता है क्या है कि हम चीजों को पढ़ते जाते हैं, चीजों को इतनी पढ़ लेते हैं, इतनी पढ़ लेते हैं, हम क्या बनाते हैं कि पढ़ते जाते हैं। आज 10 पेज पढ़े, कल 20 पेज पढ़े, इस प्रकार हम पुस्तक को क्या कर लेते हैं, पूरी कवर कर लेते हैं। लेकिन वापिस जब हम एक स्थिति ऐसी बनती है कि अपन उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं, अब भूल जाते हैं तो हमें याद नहीं आती, और फिर होता है हमारा दिमाग खराब किया, अब चीजें याद नहीं हो रही। तो आपने अपना टेक्निक ही गलत लगाई। वहां पर टेक्निक क्या लगाई, पढ़ाई 3 चीजों के आधार पर पढ़ाई हम कर सकते हैं। पहली तो हम रिविजन, कि कुछ किसी चीज को हम याद करेंगे, और याद कैसे करेंगे, जो काम की चीज होगी उसको हम रटेंगे और उसको रटने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद में उसको समझेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर, और उसका बार बार रिविजन करेंगे। ये हो गई एक पढ़ाई। दूसरा क्या होता है, जब वो चीजें पढ़ ले, याद कर ले, तो उनका हमें बार बार क्या करना है, रिविजन 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 रिविजन, तो वो चीजें हमें याद रहेगी। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं, उल्टे ही करते हैं, अपन पढ़ के हट जाते हैं। और पढ़ने से पहले जो चीज पढ़ी उसको भी हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो टॉपिक अपने क्या होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि मान ली जाए आपको कोई सी चीज याद रखनी है, तो ऐसी कुछ ट्रिक फंसाओ वहां पर कि थोड़ी सी हिंट मिल जाए और अपने को पॉइंट याद आ जाए। आ गई बात समझ। जैसे कि अपन नक्शे को भी याद करते हैं, तो पहले आसपास की कुछ चीजों को देखते हैं नहीं, तब वो चीज अपने को समझ आती है। तो अपने को क्या करना है, पहले उसको रटो नहीं तो याद करो, उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ो, वहां पर ट्रिक फंसाओ, और फिर उसका रिवीजन करो हल्का सा। और रिवीजन ऐसा करो वो ट्रिक अपने को याद आनी चाहिए। सबसे पहले वो चीज देखिए, ट्रिक आ गई, हाँ यार इसकी ट्रिक देखो। एक हमने ट्रिक बना रखी थी, जनजाति नृत्य से संबंधित क्या थी, बेगा जनजाति की एक नृत्य था। कौन सा नृत्य था, परदोनी नृत्य। तो परदोनी नृत्य को हमने याद करने के लिए क्या किया, बेगा जनजाति का ये नृत्य है और इसको हमें कैसे याद करना। तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी, वहां पर ट्रिक हमने बनाई थी, पधारो बेगा बेगा। यानी कि किसी व्यक्ति कोई सा उत्सव या शादी विवाह हो, तो अपन क्या बोलते हैं कि आप तो घर में बेगा पधारे हो। बेगा पधारे मतलब लेट आए हो, लेट आने का अर्थ होता है बेगा आना। तो पधारो नी धनी बेगा बेगा, क्या पधारो यानी कि परदोनी और बेगा। तो ऐसे अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपनी खुद की भी कोई ट्रिक हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है, अपनी खुद की भी एक ट्रिक बना सकते हो। आगे बात समझ, ऐसा ध्यान रखना। दूसरी चीज ये होती है कि अब जनजातियां है, बहुत सारी जनजातियां, अब उन जनजातियों में पंचायत होती है। उस पंचायत का एक ना कोई मुखिया होता है। तो उस पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये चीज आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वेरी वेरी मोस्ट चीज है, क्योंकि एक जगह पर ये चीजें कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई सी पुस्तक में भी नहीं मिलेगी। आप छाट छाट के परेशान हो जाओगे तब भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने इसको कहा एक जगह सारी चीजों को लिख दी है। तो लिख दी है तो क्या करेंगे अपन, अब इनको अपने को याद करना है, इनको तो अपने को रटना ही है। क्या करना है, रटना ही है। एक तरीके से इतनी भयंकर याद करना है कि भूलना नहीं। जैसे कि बेगा जनजाति में पंचायत के मुखिया को बोला जाता है पटेल। क्या बोला जाता है, बेगा जनजाति में पंचायत के मुखिया को बोला जाता है पटेल। फिर कोल जनजाति में पंचायत को मुखिया को बोला जाता है गोहिया या गमेती। क्या बोला जाता है, गोहिया या गोतिया या गमेती, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द आया गोतिया, गोतिया बोलेंगे है। कोल जनजाति में क्या बोलेंगे, गोहिया या गोतिया।
गोंड जनजाति में बोलेंगे राजा या भोई। पंचायत के मुखिया को गोंड जनजाति में बोलेंगे राजा या भोई। खेरवार जनजाति में क्या बोलेंगे पंचायत के मुखिया को? महतो या मांझी। क्या बोलेंगे? खेरवार जनजाति जो कत्ता बनाने का काम करती, खेर का एक वृक्ष रहता है, उस वृक्ष से कत्ता बनाने का कार्य रहता है खेरवार जनजाति को, जो हमने अभी पढ़े नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो खेरवार जनजाति में पंचायत के मुखिया को बोला जाता महतो। मुंडा जनजाति में पंचायत के मुखिया को बोला जाता परहा राजा। क्या बोला जाता? परहा राजा। और उराव जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो उराव जनजाति में पंचायत के मुखिया को बोला जाता महतो। क्या बोला जाता? महतो। और भील जनजाति में पंचायत के मुखिया को बोला जाता है गमेती। क्या बोला जाता है? भील जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो भील जनजाति में पंचायत के मुखिया को गमेती बोला जाता है। और सेरिया जनजाति में क्या बोला जाता है? तो सेरिया जनजाति में पटेल या खुटिया पटेल। क्या बोला जाता है? पटेल या खुटिया पटेल बोला जाता है। किसमें बोला जाता है? सेरिया जनजाति में। तो एक बार और रिपीट करते हैं अपन। बेगा जनजाति में पटेल बोला जाता है, कोल जनजाति में घोया या गोतिया बोला जाता है, गोंड जनजाति में राजा या राजा भोई बोला जाता है, खेरवार जनजाति में महतो या मांझी बोला जाता है, मुंडा जनजाति में परहा राजा बोला जाता है, उराव जनजाति में महतो बोला जाता है, भील जनजाति में गमेती बोला जाता है, और सेरिया जनजाति में पटेल या कोटिया पटेल बोला जाता है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो कवर हुए। लेकिन अगर हम जनजाति पढ़ रहे हैं तो जनजाति में आपने एक व्यक्ति का बहुत नाम सुना था, उसका नाम है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन एक ऐसा व्यक्ति था, एक विदेशी व्यक्ति था, जिसने जनजातियों के ऊपर बहुत रिसर्च किया तथा एक जनजाति महिला से भी शादी की, और उन जनजातियों की परंपरा, संस्कृति आदि को अपनी पुस्तकों के माध्यम यानी कि उसको लिखा और अपनी पुस्तक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। तो उन्हीं वेरियर एल्विन के द्वारा हर अनेक जनजातियों के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी है, जहां से परीक्षा सीधा सट क्वेश्चन बना देती है कि इस पुस्तक का रचयिता कौन है, ये पुस्तक किस जनजाति से संबंधित पुस्तक है। तो आइए कुछ फैक्ट हम देखते हैं। उन्होंने लिखा गोर जनजाति के बारे में द गोर नामक, यानी कि द गोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन। फिर लिखी द मुड़िया एंड देयर घोटुल, यानी कि एक इनमें घोटुल परंपरा होती है, घोटुल पाटा परंपरा होती है, या घोटुल पाटा जिस नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में विशेष रूप से दर्शाया गया है। उस बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। किन्ने? तो द मुड़िया एवं देयर घोटुल। तो ये किसने लिखा? वेरियर एल्विन नामक एक व्यक्ति जिनने ये पुस्तक लिखी। अगरिया जनजाति हम आगे पढ़ेंगे। अगरिया जनजाति की एक विशेषता है। अगरिया जनजाति की क्या विशेषता है? अगरिया जनजाति आग से अपना काम करते हैं। जैसे कि अगरिया जनजाति क्या करते हैं? लोहा को पिघला कर क्या करते हैं? वो नए औजार हथियार बनाते हैं, काली मुर्गी का मांस चढ़ाते हैं, इनके देवता लोहासुर होते हैं। ये चीजें हम सब देखेंगे। और ये सनी देओल का भी एक डायलॉग है अगरिया के कातिया ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो यही जनजाति है जो लोहा को पिघलाकर अपना आकार बदल देती है। दूसरी चीज है, एक पुस्तक और लिखी द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेरियर एल्विन। इसी प्रकार बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने जनजातीय विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है, जहां से परीक्षा क्वेश्चन बना लेती है। तो हम क्या करेंगे? उन पुस्तकों और उन लेखकों को भी ऐसे लिखते रहेंगे, ऐसे फैक्ट को हम कवर करते रहेंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।